हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं आपके सामने अल्फ़ा क्लासेस में आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बोर्ड पे एग्जाम्पल लिख रहा है, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो, मैंने लीनियर अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में मैं लगभग एक के बाद एक टॉपिक कराता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उस टॉपिक को आपको ये भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में कितना उसमें से आता है और कितना उसमें से नहीं आता, ठीक। कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी, सर आपने टॉपिक तो करा दिए और उनके सारे कंप्लीट क्वेश्चन भी करा रहे हो, क्या एग्जाम में हमें सारे कंप्लीट क्वेश्चन करके ले जाने हैं। देखो भाई, एक चीज़ बता दूं मैं, एग्जाम में आपको सारे कंप्लीट क्वेश्चन करने नहीं है, ठीक। लास्ट में मैं जब ये सीरीज ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन निकालूंगा इसी बुक से जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे, तो लास्ट में आपको केवल वही करके जाने हैं, ठीक है ना। तो अब आपको कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर इतना सब कुछ करा रहे हैं कि पूरी कंप्लीट बुक करा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस बात की टेंशन ना लो, तो आपको केवल क्या करना है, बस पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखो, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको डायरेक्ट सम के बारे में बताया था, डायमेंशन के बारे में बताया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, इसमें आज जो है केवल लास्ट टॉपिक बच रहा है। लास्ट टॉपिक ये इसलिए बच रहा है क्योंकि लास्ट की जो एक्सरसाइज है 3, उसमें कुछ सवाल दे रखे हैं 4। उन 4 क्वेश्चनों में आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैं आपको बता भी दूं कौन से पेज पे है। देखो, ये जो आपके बोर्ड पे सवाल लिख रहा है ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये आपको एग्जाम्पल 6 करना है, 7 करना है और एक्सरसाइज 3 के चारों क्वेश्चन करने हैं। ये आपके एग्जाम्पल पेज नंबर H81 पे यानी 81 पे है, ठीक है ना। इससे जो पहली वीडियो मैंने आपको कराई थी, उस पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी, तो इससे प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक। चाहता तो मैं उसी वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म कर देता, लेकिन उस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को ख़त्म इसलिए नहीं किया क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है उनसे, ठीक है ये बिल्कुल ईजी। तो इसके क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट होते नहीं, लेकिन फिर भी आप 1-2 क्वेश्चन इसके करके जाना क्योंकि एग्जाम में कुछ पता नहीं कि कहाँ से सिलेबस आ जाए, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, इनमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। जिस पे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं वो वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन देगा। जैसे इसमें दे रखा है ABC, ठीक। वेक्टर आपको कुछ भी दे सकता है, ABC दे सकता है, 1 2 3 दे सकता है, 4 5 6 दे सकता है, कुछ भी। क्या बोलता है क्वेश्चन में, उसने कहा सो दैट द सेट, एक सेट दे रखा, सेट में आपके 3 पॉइंट है, 1 2 3। उसने कहा सबसे पहले इसे दिखाना है कि ये एक बेसिस है। तो बेसिस दिखाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, एक तो लीनियर इंडिपेंडेबल की, एक लीनियर कॉम्बिनेशन की, ठीक। तो इसने बोल भी दिया कि सिद्ध करके दिखाओ ये बेसिस है, तो आप केवल इसमें लीनियर इंडिपेंडेबल की कंडीशन लगा के दिखा सकते हो, ठीक। आगे क्या बोला, उसके अंदर है R3R मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है वे सारे के सारे क्या है, रियल नंबर, और वे फील्ड के अंदर आते हैं। आगे उसने बोल रखा देखो ऑफ ए रियल नंबर, हैंस आगे क्या निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालने। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको वेक्टर देगा और वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा, क्या दे रखा है, ABC विद रेस्पेक्ट टू द अबाउ बेसिस। इसका कहने का ये मतलब है कि इस वेक्टर के अबाव आपको बेसिस निकालने हैं या इस वेक्टर के अबाव आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये वेक्टर आपको गिवन देगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी आपको वेक्टर गिवन दे रखा है, ठीक है ना। तो आप उसी के अबाव मानोगे, ठीक। सबसे पहले देखो इसे करोगे कैसे कैसे। सबसे पहले आपको बेसिस दिखाना, तो बेसिस दिखाने के लिए आपको पता है लेट α1 आप मानो 1 0 0, α2 आप लेट करोगे 1 1 0 एंड α3 आप लेट करोगे क्या 1 1 1। जो आपको सेट दे रखे वे लेट कर लो। इसके लिए सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेबल A1 α1 A2 α2 और प्लस के AN αn, ये फॉर्मूला होता है लीनियर इंडिपेंडेबल का। इसमें आप ये सारे वेक्टर रख दो, तो रखिए A1 α1 की वैल्यू 1 0 0 है, A2 α2 की वैल्यू 1 1 0 है, A3 α3 की वैल्यू 1 1 1 है, इक्वल टू किसके लिख दोगे 0 0 0 के।
अब आप इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बनाओगे इसमें पहला एलिमेंट, इसमें पहला एलिमेंट, इसमें पहला एलिमेंट, ये आ गया आपका 0। इसके बाद इसमें दूसरा एलिमेंट A1, इसमें दूसरा एलिमेंट, इसमें भी दूसरा एलिमेंट। अब इसमें तीसरा देखो 0 A1, यहाँ पे 0 A2 और यहाँ पे A3 इक्वल टू 0। अब देखो लीनियर इंडिपेंडेबल दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं मैट्रिक्स मेथड लगाता हूँ। 1 0 0, आगे क्या है 1 1 0, ये 1 1 1। अब आप कहोगे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये तो ऑलरेडी पहले ही आपकी ऐसी फॉर्म बन रही है। इसकी रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी जी? 3 आएगी। आपको पता रैंक ऑफ ए किसके बराबर है? n के। n मतलब अननोन नंबर A1 A2 A3। तो आप क्या लिख सकते हो? द सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट, ठीक है ना? ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? A1 का मान भी 0 लिखोगे, A2 का मान भी 0 लिखोगे, A3 का मान भी 0 लिखोगे, ठीक है जी। इसके नीचे आप क्या लिखोगे? इसके नीचे आप सीधे लिख सकते हो क्या? देयरफॉर S इज ए बेसिस। अब आप कहोगे सर आपने तो 2 प्रॉपर्टी बताई है बेसिस के लिए, आपने लीनियर इंडिपेंडेबल क्यों लगाई? देखो अगर आपके इस सवाल में लीनियर इंडिपेंडेबल कंडीशन कहीं लग जाती है तो वो ऑलरेडी बेसिस होता है। दूसरी आप क्यों लगा के दिखा रहे हो लीनियर कॉम्बिनेशन की? और मर्जी है आपकी, लगा के दिखा सकते हो भाई, इसमें कोई बाउंडेशन तो है नहीं ऐसे कि लगानी नहीं है, आप लगा सकते हो। लेकिन बेकार आपको क्वेश्चन लेंथी करना और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना? सबसे पहले उसने बेसिस निकालने के लिए बोला है। अगर वो आपको बेसिस निकालने के लिए ना बोलता ना तो आप सीधे आप कोऑर्डिनेट वाला मेथड लगा देते जो मैं अब बता रहा हूँ। उसने बोला कि सिद्ध करके दिखाओ सबसे पहले जो बेसिस है, तो आपने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 माना और लीनियर इंडिपेंडेबल की कंडीशन में रख के लीनियर इंडिपेंडेबल दिखा दिया, ठीक। अब आता है दूसरा काम। दूसरा काम क्या होता है भाई? दूसरे काम में आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो उसने वेक्टर दे रखा वो लेट कर लो अल्फा के इक्वल, क्या ABC। इसे ABC इधर रखो और आपको पता A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 और प्लस के AN अल्फा n, ठीक। यही तो होती है कंडीशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की ही तो कंडीशन है जो। अब आप क्या करो? ABC, ये है A1 अल्फा 1 का मान आपको पता है 1 0 0 प्लस A2 अल्फा 2 का पता 1 1 0 प्लस A3 अल्फा 3 का 1 1 1। अब आपकी फिर से इक्वेशन बन जाएगी, कोई बात नहीं, बना लो। तो A1 प्लस A2 और प्लस के A3 इक्वल टू A के आ गया। इसमें A1 तो नहीं है, इसमें A2 जरूर है और A3 है, ये आ गया B के इक्वल। इसमें A1 नहीं, इसमें A2 नहीं, तो A3 का मान क्या आ गया? C। अब A3 का मान तो C आ गया। अगर मैं A3 का मान यहाँ रखने लगा तो A2 का मान B माइनस C आ जाएगा। और अगर मैं A2 का मान किस में रखने लगा? फर्स्ट इक्वेशन में। ये दोनों वैल्यू उठाओ भैया, यहाँ रख दो। तो जब एक बात बताओ, A1 तो ये है, अगर मैं A2 का मान रखता हूँ ये और ये वाली टर्म इधर ले जाता हूँ तो A तो यहाँ ऑलरेडी है, प्लस का तो C हो जाएगा और B हो जाएगा माइनस का। A3 का मान अगर मैं C यहाँ रखने लगा और इधर ले जाने लगा, यो माइनस का हो जाएगा जी C से C काट दो। तो A1 का मान क्या आ गया? A माइनस B, ये आ गया। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए जी? द कोऑर्डिनेट्स। तो आपके जो कोऑर्डिनेट है जी वे क्या होगी? A1 A2 A3, यानी A1 का मान क्या है? A माइनस B, B1 का क्या है? B माइनस C और A3 का क्या है? C, ठीक है ना। आपका यो है A1, यो है A2, यो है A3। देखो एग्जाम में आप कुछ भी ले सकते हो या XYZ ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है ना ये वेक्टर गिवन देगा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपसे सबसे पहले क्या पूछा? बेसिस पूछा। तो बेसिस निकालने के लिए आपने क्या किया? लीनियर इंडिपेंडेबल की कंडीशन दिखा दी। और आपको कोऑर्डिनेट निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी में रख दो, कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई, दूसरी तो लगाई नहीं लीनियर कॉम्बिनेशन की। देखो लगानी लगा दो, नहीं लगानी तो यो तो रही लीनियर कॉम्बिनेशन, इसी से कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं, ठीक। तो आपके एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलता है
तो आपको बेसिस बोल रहा है तो यो आप करो, नहीं तो आप यो वाला मेथड लगा दो। अब ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 7 है, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 आपका दे रखा है, इसने बोल रखा फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो इसमें यो वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने बेसिस निकालने के लिए थोड़ी बोला है भाई, उसने तो ये बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर, वेक्टर दे रखा 2 1 और -6, आगे उसने दे रखे जिसके रेस्पेक्ट में निकालने वे बेसिस α1 α2 α3, ये वाले बेसिस दे रखे। तो भैया एग्जाम्पल नंबर 7 आप कर लोगे, उसमें केवल यो ही निकालना, ये वाली कंडीशन आपको नहीं निकालनी। अब जी एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा, उसने कहा सो दैट द सेट, सेट आपको दे रखा है, देखो इज ए बेसिस, कहने का मतलब आपको बिल्कुल यही सवाल दे रखा, यही पॉइंट दे रखे, सबसे पहले तो बेसिस निकालना है। आगे उसने क्या बोला, उसने बोल रखा C3C यानी R3 के प्लेस पे C3C लिख रखा, यानी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे। आगे उसने क्या बोला है, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसने एक वेक्टर भी दे रखा, वो भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। और उसने कहा विद रेस्पेक्ट टू द अबाव बेसिस, देखो सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर, वो नोट कर लीजिए, सॉरी, ठीक है ना। जब आप इसको नोट करोगे उसके बाद में मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, जल्दी से करिए इसको नोट। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में ये जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें और जो अभी एग्जाम्पल नंबर मैंने 6 कराया उसमें कुछ अंतर है, इसमें भी तो यही बोल रहा, देखो वही पॉइंट दे रखे, सो दैट आपको सिद्ध करना, ये जो आपके सेट के पॉइंट दे रखे ये आपके बेसिस है, बस इतना अंतर कर दिया, उसमें रियल नंबर थे इसमें कॉम्प्लेक्स दे दिए। और आगे क्या बोल रहा उसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के लिए मैंने आपको बताया वेक्टर देगा, तो वेक्टर आपको देखो यो दे रखा 3 + 4i और यो है 6i और यो है 3 + 7i इन C3 विद रेस्पेक्ट टू द अबाव बेसिस, यानी इसी के अबाव, इसी वेक्टर के अबाव बेसिस निकालना। तो देखो इसमें और उसमें कुछ अंतर थोड़ी है, लो इसे भी ऐसे ही कर लो। लेट α1 का मान है 1 0 0, α2 का मान आपका है 1 1 0 एंड α3 की वैल्यू है आपकी 1 1 1, ठीक है ना। सबसे पहले तो लीनियर इंडिपेंडेबल की कंडीशन में रख दो, जो मैंने आपको कंडीशन बता रखी है, ठीक है, ये वाली है। अब a1 α1 का मान 1 0 0 प्लस a2 इसका मान 1 1 0 प्लस a3 इसकी वैल्यू 1 1 1 इक्वल टू रखो 0 0 0, इक्वेशन बना लो a1 a2 और यहाँ पे a3 इक्वल टू 0 0 a1 प्लस a2 यहाँ पे a3 इक्वल टू 0, ये 0 a1 हो गया, ये 0 a2 हो गया और यहाँ पे a3 इक्वल टू 0। अब भैया इसकी मैट्रिक्स निकाल लो, 1 0 0 है, ये 1 1 0 है, ये 1 1 1 है। आपको पता है इसकी रैंक 3 आएगी, अभी तो निकाल ली थी, बताई थी मैंने, सेम वही है। अब आप क्या लिख सकते हो, रैंक ऑफ ए किसके बराबर है, n के, तो देखो जो वही प्रोसेस हो गया, क्या, फॉर द सेट इज ए लीनियरली इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप। इसके बाद यहाँ लिखोगे a1 का मान भी 0, a2 का मान भी 0 और a3 का मान भी 0, यहाँ लिख सकते हो हैंस द सेट इज बेसिस, ठीक है ना, ये हो गया बेसिस। अब इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट निकालने, कोऑर्डिनेट के लिए आपको वेक्टर दे ही रखा है जी, ये रहा, इसे लेट कर लो आप अल्फा के इक्वल, तो अल्फा के इक्वल लेट करोगे 3 + 4i और ये है जी आपका 6i और ये है 3 + 7i, लो। अब आप इसे तो इधर रखो, अल्फा बराबर a1 α1 प्लस a2 α2 और प्लस के an αn, ठीक। इसका मान रख दो 3 + 4i और यहाँ से 6i, यहाँ से 3 + 7i इक्वल टू a1, α1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 0 0 प्लस a2, α2 की वैल्यू क्या है 1 1 0 प्लस a3, α3 की वैल्यू क्या है 1 1 1, ठीक। अब इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन कहने का मतलब है आपकी यही बनेगी भाई, a1 प्लस a2 और प्लस के a3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 + 4i आ गया। इसके बाद आप
उसमें देखोगे तो A2 और A3 है, ये आ गया 6i। इसके बाद बस A3 है यहाँ पे, तो भाई इसमें तो तीसरा है नहीं 0, इसमें भी 0, तो A3, इसमें तीसरा क्या है 3 + 7i। तो देखो A3 का मान तो 0 निकल गया। अब A3 का मान अगर मैं इसमें रखने लगा तो A2 क्या आएगा 6i, इसे यहाँ रखो और इधर की साइड उठा के ले जाओ 3 - 7i। तो A2 का मान क्या आ गया आपका -3 - i, ये A2 की वैल्यू आ गई जी। अब आपको A1 की निकालनी, तो इसमें रख दो जी फर्स्ट इक्वेशन में, ये जो है आपकी पहले नंबर की A2 का मान क्या है -3 - i, A3 का क्या है +3 + 7i और इक्वल टू है जी 3 + 4i। लो जी इससे ये कैंसिल कर दो, ये 6i बच गया भैया, इसे इधर की साइड ले जाओ तो A1 तो 3 + 4 ये है 6 हो जाएगा तो 10i हो गया। तो A1 का मान ये हो गया। यहाँ लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, क्या है कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक। देखो उसने बोल भी रखे कोऑर्डिनेट्स। A1 क्या है जी आपका, A1 की वैल्यू है 3 + 10i, A2 क्या है आपका -3 - i और A3 क्या है 3 + 7i। ये आपका आंसर आ गया। लो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, ये एक्सरसाइज का भैया क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये आपका यही दे रखा है। अच्छा एक चीज़ चेक कर लो जरा, इसमें भैया A1 की वैल्यू 3 - 2i दे रखी और ये सही है। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं आपको। तो आपने A1 की वैल्यू निकाली तो A2 का मान आप रख के देख लो, तो A2 का मान भाई साहब यहीं तो रखा है, तो ये रख दिया। A3 की वैल्यू आपकी ये रख दी, ठीक है ना, तो इक्वल टू है 3 + 4i। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इसमें से घटा दो तो कितना हो गया 6i। अच्छा देखो जब 6i को इधर की साइड लेकर जाओगे तो वो -6i होगा, ठीक है ना। तो जब -6i हो जाएगा तो लगभग 2i बच जाएगा। सही दे रखा भैया आंसर, देखो तो यहाँ आपका -2i है। तो एक बार चेक कर लिया करो भैया, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, तो चेक कर लिया करो। ये मैंने माइनस के समझा, मतलब के 7 में से i घटा दो 1i तो 6 आ गया, तो 6 इधर की साइड चला जाएगा तो 2i, ठीक। तो इसीलिए मैं आंसर शीट में आंसर जो है ना आपका करने के बाद आप आंसर जरूर चेक किया करो, ठीक है ना। इसके बाद भैया देखो ये भी तो सिंपल ही क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें केवल कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सेकंड आप करोगे, थर्ड भी आप करोगे। 4 क्वेश्चन में दे रखा लेट V बी ए वेक्टर स्पेस है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी ऐसा ही है। इसमें भी आपको क्या निकालना, कोऑर्डिनेट निकालने। तो आप जरा इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नोट करिए भैया, इसको अच्छी तरीके से नोट करिए, नोट कीजिए इसको जल्दी सी, ठीक है। देखो भाई इस क्वेश्चन को भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सरसाइज का है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फ्री फंड की ये जो है ना थ्योरेटिकल, ये जो है ना डेफिनेशन से इसने लिख रखी, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो बच्चे क्या करते हैं, इतनी बड़ी जो है ना लैंग्वेज देख के घबरा जाते हैं। इसमें कुछ नहीं, सेट के बारे में जानकारी दे रखी है, अभी समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। उसने क्या बोला, एक लेट V बी ए वेक्टर स्पेस है, पता है, ऑफ क्या, ऑल पॉलिनोमियल, उसके अंदर सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, और वे जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उनकी डिग्री लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, किसके, जो फील्ड के एलिमेंट है यानी रियल नंबर के, ठीक। तो इसने एक पॉलिनोमियल दे दे, उसने कहा एक वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर ऑल यानी बहुत सारे पॉलिनोमियल है, उनकी जो डिग्री है कुछ लेस देन है कुछ इक्वल टू है, और वो जो डिग्री आएगी, वे जो उसके अंदर डिग्री के एलिमेंट आएंगे वे सारे के सारे क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। आगे उसने एक दे रखा, एक आपका टी है जो फिक्स एलिमेंट है टी, वो भी आपका रियल नंबर ही है। आगे उसने दे रखा, देखो जो अल्फा 1 की वैल्यू है G1x 1 है, यो G2x है x + t है, यो G3x है, यो x + t का होल स्क्वायर है। क्या बोल रखा उसने, अल्फा 1 की वैल्यू तो ये रही, अल्फा 2 की ये रही, अल्फा 3 की ये रही। सीधे क्या करना, देखो G1 G2 G3 यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, उसको आपको सबसे पहले तो बेसिस दिखाना है, फिर आपको क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने, किसके अबाउट, इस ऑर्डर बेसिस के अबाउट। देखो जो वेक्टर दे दी आपको, ठीक, तो वही तो दे रखा आपको, 3 पॉइंट या 3 पॉलिनोमियल दे रखे और एक पॉलिनोमियल ऐसा दे रखा जिसके अबाउट आपको कोऑर्डिनेट निकालने। तो सिंपल है, देख लो आप लेट करो, अल्फा 1 की वैल्यू G1 इसका मान 1 है, अल्फा 2 की वैल्यू x + t
और अल्फा 3 की वैल्यू हो जाएगी x प्लस टी का होल स्क्वायर। अब आप फॉर्मूले में रख दो जी, फॉर्मूला है आपका a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 और प्लस के an अल्फा n इक्वल टू 0। तो a1 है, इसका मान तो एक ही होगा अल्फा 1 का, प्लस a2 अल्फा 2 का x प्लस टी प्लस के a3 इसका मान x प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब समस्या आपके पास पता क्या है, इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो बनेगी, आप एक काम कर सकते हो, इसे a1 लिख लो, इसे a2 x प्लस टी, इसका परफेक्ट स्क्वायर खोल लीजिए जी, x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस के 2xt इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, कोफिशेंट की कंपेयर कर लो, x स्क्वायर का कोफिशेंट है कहीं, ये है बस, उधर तो नहीं है, तो a3 का मान 0। इसके बाद x का देखो, x का एक तो ये रहा यानी a2 बचा, एक x का ये रहा प्लस के 2a3 t बच गया इक्वल टू ये भी 0। इसके बाद में आप क्या करो, कौन t के देख लो, t का आपके पास कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट कौन कौन सा, एक तो यो है a1, एक भैया यो भी है आपका ta2, एक है आपका यो भी है प्लस के टी स्क्वायर a3 इक्वल टू 0। जब मैं a3 का मान यहाँ रखूँगा तो आपका a1 का मान भी 0 आएगा, a2 का मान भी 0 आएगा और a3 का मान भी 0 आएगा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल का आपका सेट था, ठीक है ना, पोलिनोमियल इज लीनियरली इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इसके आगे क्या नीचे क्या लिखोगे, हैंस द सेट, जो सेट मान रखा कौन सा, G1 G2 G3 इज बेसिस हो गया भैया यो, ठीक है ना। अब क्या करो, अब आपको एक वेक्टर दे रखा यानी एक पोलिनोमियल दे रखा जिस पे आपको बेसिस निकालना। तो ये रहा आपका पोलिनोमियल, इसे लेट कर लो आप, इसे लेट करोगे अल्फा के क्या है C0 C1x और C2 x स्क्वायर। तो इसे फॉर्मूले में रख दो, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 और प्लस के an अल्फा n। तो आपका C0 C1x और प्लस के C2 x स्क्वायर, a1 अल्फा 1 की वैल्यू 1 है प्लस a2 इसका मान क्या है x प्लस टी प्लस a3 यो है x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xt, ठीक है नहीं भाई, इसी में तो रखा है यहाँ पे, इसके इक्वल टू ही। अब कंपेयर करो, अब एक बात बताओ आप, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है, a3 है, इधर एक्स स्क्वायर का है जी, तो a3 का मान निकल गया जी C2, ठीक है। अब इसके बाद x का देख लो, x का यहाँ पे क्या है a2 है, इसके बाद यहाँ पे x का क्या है, इसे में मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 2 क्या आएगा a3t इक्वल टू इधर है x का है जी C1 है, ठीक। अब आप कांस्टेंट देख लो, कांस्टेंट आपका a1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसे में करो प्लस के ta2 है, करो इसकी मल्टीप्लाई आपका a3t स्क्वायर है, ये भी तो है, इसकी इसे में करोगे, इधर क्या है कांस्टेंट C0 है, बस a1 a2 a3 का मान निकाल लो। देखो कैसे, आपके पास a3 का मान ये निकला है C2, अगर मैं इसमें रख के इधर ले जाऊँ तो a2 की वैल्यू क्या आएगी C1 माइनस के 2 C2t, ये आ गई आपकी a2 का मान। अब a1 का निकाल लो, a1 इधर की साइड क्या है C0, इसका मान क्या है जी आपका ये है, इसमें t की मल्टीप्लाई करो इधर ले जाओ तो माइनस टी C1 माइनस के C2t हो गया। a3 का मान आपने अभी निकाला, उसे इसमें रखो और इधर ले जाओ तो माइनस के ये हो जाएगा C2t स्क्वायर। इसको जरा सोल्व कर लो, a1 C0 इसमें मल्टीप्लाई करो t C1 प्लस के 2t स्क्वायर और C2t स्क्वायर, यही तो हो गया। अब आप एक चीज़ देखो जरा, ये 2 है यो 1 है, घट जाएंगे तो आपके पास क्या बचा, a1 की वैल्यू एक तो C0 एक t C1, इसमें से भैया यो घटा दो तो क्या बचेगा, एक तो t स्क्वायर एक C2, a1 का मान आपका यो आ गया। देखो मैं यहाँ को लिख रहा हूँ, इसके बाद क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट, जो आपने से बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके, बताओ जी a1 का मान क्या आया, a1 का तो ये रहा, ये आ गया C0 माइनस के t C1 और आपका C2। इसके बाद कोमा लगाओ, a2 का मान बता दो, a2 का ये रहा आपका C1 माइनस के 2
C2T। इसके बाद इससे आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या थोड़ा सा लो कभी कंफ्यूज हो जाओ, एक ही उसमें लिख दूँ, ठीक है ना। लो इसे थोड़ा सा यहाँ को बढ़ा दो, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A1 का मान है आपका C0 माइनस टी C1 और प्लस टी स्क्वायर C2। A2 का मान आपका क्या है, C1 माइनस के 2 C2T। A3 का मान क्या है आपका भैया, C2 है। ये आपका आंसर आ गया। लो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको सेम प्रोसेस वही लगाना है। सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेबल दिखा दो तो बेसिस हो जाएगा। उसके बाद आपको यो कंडीशन तो गिवी नहीं दे रखी, ये रही, इसे आप लेफ्ट साइड में रख के आप कोऑर्डिनेट निकाल दो, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों में कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, इनमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, जो है ना, क्या पता आप कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा, जब ये चैप्टर खत्म होता है भैया, इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं पेज नंबर H82 पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 करने, 2 मैंने बता दिए, 2 आप कर लोगे। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, ये दोनों भी आप करोगे। 6 मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका फर्स्ट होगा, सेकंड है, थर्ड है। तो भैया इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी थोड़ा ट्राई कर लिया करो, इनसे नॉलेज हो जाती है, ठीक है ना। ये कुछ नहीं दे रखे, इजी दे रखे हैं। कोई सा अगर ना हो तो मुझ पे कमेंट करो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मुझे इस वीडियो में केवल यही टॉपिक बताना था, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो अब आपका जो आने वाला लेक्चर है मेरा, उसमें हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर नंबर 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। लगभग चैप्टर नंबर 5 से ही आपको 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है नी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।